सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और अपनी जिंदगी में ऐसे ही हमेशा खुशी रहे, घूमें फिरें और अच्छे पल एंजॉय करें। तो चलिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था, मैं आपको अगले दिन के होटल के बारे में बताने वाली थी। इसका कारण यह है कि होटल के आसपास जितने भी पेड़ हैं वे सभी खुबानी अप्रिकॉट के पेड़ हैं और सबसे खास बात, पेड़ पूरे फलों से भरे हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खुबानी के पेड़ देखे, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। होटल भी बहुत अच्छा था और कमरे भी काफ़ी अच्छे थे। साथ में अटैच्ड बालकनी भी थी। बालकनी से आप आसानी से पेड़ से खुबानी तोड़कर खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जून में आना होगा, क्योंकि उसी समय तक वे पूरी तरह पक जाते हैं। मुझे यह होटल और उसका पूरा आसपास का माहौल बहुत अच्छा लगा। होटल के रिव्यू भी अच्छे थे, इसलिए हमने बिना ज़्यादा सोचे इसे बुक कर लिया था और सच में यह बहुत ही वर्थ इट रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि होटल का नाम क्या है, तो जिस होटल में हम रुके थे उसका नाम है स्नो लेपर्ड। आप समझ ही गए होंगे कि हमारे डे 9 की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। हाँ, बिल्कुल खुबानी के पेड़ों के पास। Hi everyone, I have apricot. Look this tree. He has so many apricots and I have two. And this is picky. I can eat and look, I can push it. Where is it? I am there. सुबह सुबह हमने वहाँ बहुत सारी फोटो और वीडियो ली। उम्मीद है आपको भी यह वीडियो पसंद आएंगे। फिर हम होटल से चेकआउट करके अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़े। हमारा होटल सैंड ड्यून्स के पास ही था, इसलिए हम वहाँ लगभग 20 मिनट में पहुँच गए। हुंडर सैंड ड्यून्स अपनी सफ़ेद रेत की लहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पास में एक नदी बहती है और दूर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। यह सच में हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर भी रेगिस्तान मौजूद है। यहाँ पर 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंट, डबल हम्प्ड कैमल भी देखने को मिलते हैं। इनके 2 कुबड़ उन्हें ठंड, सूखे और ऊंचाई वाले वातावरण में रहने में मदद करते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि उसे जानवर बहुत पसंद है।
जैसे ही हमने ऊंट देखे, हमने पहली बार इतने सारे डबल हम्प्ड ऊंट देखे। हम उन्हें देख ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ। अयो अयो काढला। लगाने ना किधर गए? यह सब देखने के बाद मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन बेटी की जिद के कारण हमने टिकट ले ही लिया। 2 लोगों का टिकट 1000 रुपये था, 500 रुपये प्रति ऊंट। बच्ची से कोई चार्ज नहीं लिया गया। हम दोनों एक ही ऊंट पर बैठे थे। डबल हम्प्ड कैमल की सफारी हमने तीनों ने बहुत ही मजे से एंजॉय की। जो लोग कैमल राइड करवा रहे थे, वे हमसे और बेटी से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उन्होंने हमारे फोटो भी खींचे और हमें अलग अलग पोज भी बताए। यह राइड लगभग 30 मिनट की थी। इसके बाद हम वहां से निकलकर शोक वैली के लिए रवाना हुए। वहां रुककर हमने वैली का खूबसूरत नज़ारा देखा। शोक वैली सच में बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ नदी का बहाव दिखाई देता है। रास्ते में हर जगह अलग अलग तरह के पहाड़ और घाटियाँ दिखती हैं। यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही शांत और मन को सुकून देने वाली भी है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंग यहाँ बिखेर दिए हों। शोक वैली पार करने के बाद जब हम आगे बढ़े तो रास्ता धीरे धीरे और मुश्किल होता गया। पेंगोंग लेक जितनी खूबसूरत है, वहां पहुंचने का रास्ता उतना ही खराब है। बीच बीच में तो मैप भी काम करना बंद कर देता है। कई जगह हमें सिर्फ उन गाड़ियों के बनाए हुए रास्तों पर चलना पड़ा जो पहले से वहां से गुजर चुकी थी। अगर आपको ऑफ रोडिंग का मजा लेना है तो जल्दी से लेह लद्दाख का प्लान बना लीजिए, क्योंकि BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ ज़्यादातर सड़कें बना दी हैं और सफ़र पहले से काफ़ी आसान हो गया है। अब सिर्फ कुछ ही जगहें बची हैं जहाँ आपको असली ऑफ रोडिंग का अनुभव मिलेगा। आने वाले समय में ये रास्ते भी बन जाएंगे। लद्दाख में इतनी अच्छी सड़कें और बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए BRO ने बहुत अच्छा काम किया है। उनके इस शानदार काम के लिए दिल से धन्यवाद। शोक वैली को पार करने के बाद हमने एक जगह रुककर लंच किया और फिर आगे की यात्रा शुरू की। लंच के बाद हम आगे बढ़ते हुए पेंगोंग लेक के करीब पहुंच गए। एंट्री के समय हमें टोल देना पड़ा, लगभग 50 रुपए। वहां बताया गया
कि यह टोल पैंगोंग लेक को साफ रखने के लिए लिया जाता है। इसके बाद हम आखिरकार पैंगोंग लेक पहुंच गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह नजारा दिखा जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रास्ते में ही हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा दिखाई दी। हमने गाड़ी रोककर उनके दर्शन किए। वह प्रतिमा बहुत ही भव्य और प्रभावशाली थी, जिसे देखकर बहुत अच्छा और गर्व महसूस हुआ। वहाँ पास ही आर्मी का कैंटीन भी था, जहाँ हमने चाय और समोसा खाया और फिर पंगोंग लेक की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पंगोंग लेक और भी करीब दिखाई देने लगी। इसी बीच हमें फिर से हिमालयन मार्मोट दिखे। बहुत ही प्यारे और क्यूट जानवर होते हैं, लेकिन इन्हें कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जल्दी से अपने बिल में छिप जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़कर रास्ते में ही होटल बुक करके रुक गए। फ्रेश होने के बाद हम पंगोंग लेक देखने गए। पंगोंग लेक जितनी खूबसूरत है, उतनी ही तेज और ठंडी हवाएं वहां चलती हैं। कुछ ही देर में हम इतने ठंडे हो गए कि तुरंत वापस होटल भागना पड़ा, लेकिन फिर भी वह अनुभव बहुत ही शानदार था। रात को हमने खाना खाया और आराम करने चले गए। हमारा हानले जाने का भी प्लान था, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पंगोंग लेक के पास ही हमें बहुत अच्छी स्टार गेजिंग देखने को मिल गई। एक जरूरी बात, पैंगोंग में बिजली न होने के कारण सारे होटल जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं और वह भी सिर्फ शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक ही चलता है। इसलिए होटल बुक करते समय ज़रूर चेक करें कि वहाँ इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और जनरेटर का इस्तेमाल है या नहीं, क्योंकि यहाँ तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा सफ़र भी उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली यात्रा भी और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब मत भूलिए।